Very good evening students, and today our topic is word diagram and that one is a part of diagrammatic and graphical representation of data. इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी उस वीडियो के अंदर हमने डायग्रामेटिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बताने की कोशिश की थी और ये बताया था कि आखिरकार ये क्यों यूज़ किए जाते हैं। आज का उसी के अंतर्गत हमारे सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया वर्ड डायग्राम। वर्ड आपके वन लाइन डायमेंशंस के अंतर्गत आता है। जब मैंने बताया था कि लिंक तो है मगर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस को नहीं दिखाता, इसलिए डायग्राम के अंतर्गत आता है। तो चलो एक चीज़ और, डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले दिस वन इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये निश्चित तौर पर उन बच्चों के लिए ज़्यादा लाभकारी हैं जो कि इकोनॉमिकली ज़्यादा मजबूत नहीं हैं या किसी न किसी कारणवश मजबूत तो हैं मगर कोचिंग सेंटर्स पर जाके अपनी स्टडी नहीं कर सकते। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपने पढ़िए, समझिए और ना समझ में आए तो मेरे नंबर पर कॉल करके जो भी क्वेरी हो आप 24 आवर्स में कभी भी पूछ सकते हैं, बशर्ते बस मैं किसी काम में बिजी ना हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप अपने मेरे इस वीडियो को अगर देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं और हमारा टॉपिक है बार डायग्राम। देखिए जो बार डायग्राम है ये आपके किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को पिक्चर्स के फॉर्म में डिजाइन करके पेश करने की एक कला होती है। मगर जैसा कि इसमें नाम दिया गया वार डायग्राम, तो वार से मतलब है कि आप इन बारों को, इन स्तंभों को रेक्टेंगल से पेश करते हैं। पहली चीज, ठीक है ना। यहां पर जो बार दिया गया है, बार का मतलब है स्तंभ और स्तंभ से मतलब है वो रेक्टेंगल्स कि दैट मीन्स आप ऐसी पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन, इस न्यूमेरिकल डाटा को ऐसी पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे जो कि रेक्टेंगल्स की फॉर्म में आपके सामने मौजूद होगी। प्लस आप पहले ही बोल चुके हो कि आपके इस वार डायग्राम के अंदर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन नहीं होता, इसलिए यह भी निश्चित है कि एक रेक्टेंगल दूसरे रेक्टेंगल से अटैच होकर नहीं चलेगा, क्योंकि आप यहां पे कंपैरेटिव स्टडी तो कर लोगे कि एक कितना ज़्यादा है, एक कितना कम है, मगर वो एक दूसरे से लिंक नहीं होंगे तो उनके कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो रेक्टेंगल्स की जो साइज है बार डायग्राम में वो सभी की एक जैसी रखी जाती है। अगर मैं कहूं कि 1 सेंटीमीटर का पहला रेक्टेंगल था तो दूसरा रेक्टेंगल भी आपके 1 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी में तो यूज हो जाते हैं। प्लस इनके ऊपर आप कलरिंग के थ्रू, ब्रशिंग के थ्रू, लाइटिंग के थ्रू इनको इतना इफेक्टिव बनाते हैं जिससे कि किसी की मेमोरी में अपनी इमेज बना लें। तो होता क्या है, इन रेक्टेंगल्स के बीच में इस बार डायग्राम में आप एक फिक्स्ड गैप रखते हो। मैंने कहा कि एक रेक्टेंगल के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप आपने रखा, तो ये दूरी अगर 1 सेंटीमीटर की है तो दूसरा रेक्टेंगल भी आएगा तो उसके बीच में भी आपका डिफरेंस 1 सेंटीमीटर का ही होगा। यहाँ पर आपकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगल है, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया तो मैं कहता हूँ इस रेक्टेंगल का जो ये मैग्नीट्यूड है, जो ये रेंज है, जो ये डिस्टेंस है, ये आपके उस वॉल्यूम ऑफ डेटा को, वॉल्यूम ऑफ न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करेगी जिसको हम आपके रेक्टेंगल्स की सहायता से प्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स वी कैन से व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल, दैट मीन्स ओनली द वॉल्यूम दैट वन केम टू अस इन अ न्यूमेरिकल डेटा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। और जो वार डायग्राम है, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट पे था नहीं, ये लिंक फैक्टर पे था, इसमें कंपैरेटिव स्टडी तो हो रही थी मगर एक का प्रभाव दूसरे से स्टडी नहीं हो रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम वार डायग्राम को बनाएंगे तो आप इस चीज़ को भी देखेंगे कि एक वार डायग्राम के अंदर आप कोई भी कलर या कोई भी डिज़ाइन दे दोगे जिससे कि वो दूसरों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब इसमें मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल डेटा लेता हूँ, न्यूमेरिकल डेटा लूँगा तो आप निश्चित तौर पर इस चीज़ को देख पाएंगे कि आखिरकार आखिरकार क्या किस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो एक मिनट देखिए, मैं एक न्यूमेरिकल डेटा आपके सामने लेता हूँ।
बहुत ही सिंपल है। मैं कहता हूं आपसे कि मान के चलिए मैं इंडिया के अंदर आपकी 6 स्टेट का 7 स्टेट का डाटा लेता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं दैट मीन्स द डाटा ऑफ ईयर 22 आफ्टर कोविड, आफ्टर पोस्ट कोविड, कि आखिरकार कोविड के बाद कॉलेज या स्कूल्स के अंदर जो बच्चों की प्रेजेंस है उसका क्या परसेंटेज है। मैं सिर्फ इसको दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू ऑफ 6 स्टेट्स इन इंडिया रिप्रेजेंटिंग द न्यूमेरिकल डाटा ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर पोस्ट कोविड ऑफ ईयर 22। ठीक है ना, मैंने बताने की कोशिश की। तो मैं कहता हूँ इस तरीके से आपको डाटा दिया गया, मान के चलिए कि दिल्ली, इसके अंदर आपकी परसेंटेज फॉर्म में वो कहता है कि आपके 18% बच्चे मौजूद होते हैं। मैं कहता हूं आपका महाराष्ट्र, मैं कहता हूं इसके अंदर आपके 30% बच्चे स्कूल या कॉलेज में आते हैं। मैं कहता हूं आपसे यूपी, मैं कहूं आपके 60% बच्चे क्लासों में आते हैं। मैं कहता हूं आपसे राजस्थान, जैसे मैं कहता हूं आपके 45% बच्चे मौजूद रहते हैं। मैं आपसे कहता हूं गोवा, आपके 30% बच्चे मौजूद रहते हैं। ठीक है ना। मैं कहता हूं आपसे हरियाणा, आपके 60% बच्चे मौजूद रहते हैं। ठीक है ना। और भी कोई स्टेट लेना हो, कोई भी और भी ले लीजिए। तो मैंने कहा हमने एक स्टडी को वार डायग्राम की सहायता से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, जिसमें बताना चाहते हैं कि पोस्ट कोविड बच्चों की प्रेजेंस क्लासेस के अंदर क्या रही। तो ये न्यूमेरिकल डाटा जो हमारे सामने दिया गया कि दिस वन इज ओनली अ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ होल दिल्ली, this one is a population of whole Maharashtra, 30% students only present make a presence in their classes. We are talking about the primary level, junior level of the higher education. इतने ही बच्चे क्लासेस के अंतर्गत आए। तो यहाँ पर मेरे सामने जो डाटा दिया गया है ये वन डायमेंशनल है। यहाँ पर किसी का कॉज एंड इफेक्ट नहीं बता रहे हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये बच्चे हैं जो आपकी क्लासेस के अंदर मौजूद हुए हैं। और इसको मैं देखिए ग्राफ की सहायता से रिप्रेजेंट करूँगा, तो आप भी देखिएगा। मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा इसको, ठीक है ना। तो मैं इसको शॉर्ट में थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ कि मैं इधर आपको ये डिफाइन कर देता हूँ कि जो दिल्ली था उसको मैंने 18 लिया हुआ है, जो महाराष्ट्र है उसको मैंने 30 लिया हुआ है, जो यूपी है उसको मैंने 60 लिया हुआ है, जो राजस्थान है उसको मैंने 45 लिया हुआ है, जो गोवा है उसको मैंने कितना लिया था, गोवा को 30 है, और जो हरियाणा है वो आपका 60 है। ये मैंने डाटा लिया हुआ था आपका, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसको दर्शाने की कोशिश कैसे करूंगा, बाय द हेल्प ऑफ वार डायग्राम। मैं कहता हूं आपसे कि हमारे जो रेक्टेंगल होंगे, मैंने पहले एक स्केल लिया, मैंने स्केल लिया हुआ है कि साइज या ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, आपसे मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर का होगा। ये मैंने आपसे पहले ही कह दिया। गैप बिटवीन रेक्टेंगल्स आपके 1 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है ना। इनका जो न्यूमेरिकली डाटा दिया गया है, ये तो मैंने उनके रेक्टेंगल्स की साइज को डिफाइन कर दिया कि इतना चौड़ा मुझे बनाना है, इतनी चौड़ाई का मैं बनाऊंगा, क्योंकि सभी का साइज आपको एक बराबर रखना है। ये मैंने गैप बता दिया कि एक रेक्टेंगल का दूसरे रेक्टेंगल से कितनी दूरी पे होगा, जिससे कि वो एक दूसरे के साथ में चिपक के ना चले। बिकॉज वेन यू विल फाइंड इट आउट द रेक्टेंगल्स मेक एडजेंट टू ईच अदर, दैट मीन्स यू आर कैपेबल टू शो एंड रिप्रेजेंट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन ऑल्सो। तो आपको ये लिंक करते हुए नहीं चलने हैं, ठीक है ना। मैंने इसको ही मान लिया द वॉल्यूम ऑफ ए न्यूमेरिकल डाटा, तो मैंने कह दिया परसेंटेज दिया हुआ था कि मान लीजिए 560 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस पानी पे आएगा बोर्ड पे, तो मैं कहता हूँ 10% ऑफ डाटा, 10
परसेंटेज ऑफ डेटा इजकल टू 1 सेंटीमीटर। ये मैंने स्केल आपके पहले से डिफाइन कर ली है किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स को मैं इसको फिर से रब कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर मुझे आपका बार डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपका बार डायग्राम। देखिए मैंने एक एक्सिस ले लिया है और मैंने आपको ये चीज़ सर बोली कि नहीं बोली मुझे ध्यान नहीं है कि ये आपका 1 डायमेंशनल है और 1 डायमेंशनल होने की वजह से इसको एक्सिस पे ले जाना कोई आवश्यक नहीं होता। इसलिए आपका जो वायर डायग्राम है वो हॉरिजॉन्टल भी बन सकता है और वो आपका वर्टिकल भी बन सकता है, दोनों तरीके से बन सकता है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि 1 डायमेंशनल है जहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट को नहीं दर्शाया जाता, एक फैक्टर के प्रभाव को दूसरे पे नहीं दर्शाया जाता। यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, उसी की वॉल्यूम को दर्शाया जाता है, उसी के वॉल्यूम को दर्शाने की कोशिश की जाती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपके इस डाटा को दर्शाने के लिए मैंने मान लिया कि ये आपका मानिए चलिए ओरिजिन था 0। अब यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि आपका डाटा 18 है, ये आपके इधर आ जाएगा। मैंने यहाँ से मान के चलिए मैंने आपके स्केल से मेजरमेंट लिया ये 1 सेंटीमीटर का, मान के चलिए मैंने पहले स्केल में लिखा हुआ है, मान के नहीं चल रहा हूँ, मतलब मैंने आपके मेजरमेंट के लिए लिख लिया था कि 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर और 1 सेंटीमीटर का ही मैंने आपका एक स्टेट लिया और उसका नाम देता हूँ मैं दिल्ली। ठीक है ना। फिर मैं 1 सेंटीमीटर का गैप लूँगा यहाँ से और यहाँ पे मैंने दूसरी स्टेट ली है वो है महाराष्ट्र। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर यहाँ तक। फिर मैं 1 सेंटीमीटर का गैप लूँगा और यहाँ से तीसरी स्टेट बनाऊँगा यूपी। फिर मैं 1 सेंटीमीटर का गैप लूँगा और फिर मैं स्टेट बनाऊँगा आपकी एक राजस्थान। फिर मैं 1 सेंटीमीटर का गैप लूँगा, यहाँ से मैं बनाऊँगा आपका गोवा और फिर 1 सेंटीमीटर का गैप लिया मैंने और फिर मैं यहाँ स्टार्ट बनाऊँगा एक हरियाणा। ठीक है। ये आपके स्केल थे जो मैंने माने थे कि एक रेक्टेंगल की ब्रेथ, द मैग्नीट्यूड, द रेंज, द डिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर का होगा। तो मैंने 1 सेंटीमीटर का दिल्ली मान लिया, 1 सेंटीमीटर का महाराष्ट्र मान लिया, 1 सेंटीमीटर का आपका मैंने यूपी मान लिया, 1 सेंटीमीटर का राजस्थान मान लिया, 1 सेंटीमीटर का गोवा मान लिया मैंने, 1 सेंटीमीटर का हरियाणा मान लिया मैंने। ठीक है ना, ये तो लिख लिया। इन सभी के बीच में जो गैप है 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का है। अब मैंने कहा था दूसरा स्केल एक और यहाँ पर तीसरा स्केल लिया था कि 10% ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मैं फिर से कहता हूँ, ये आपका 10 है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये आपका 20 है 2 सेंटीमीटर दूरी पर, ये आपका 30 है 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये आपका 40 है आपकी 4 सेंटीमीटर दूरी पर, ये आपका 50 है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये आपका 60 है और कितना भाई कहाँ तक है 60 तक है 6 सेंटीमीटर दूरी पर, और ये आपका 70 है। ये डाटा है। ठीक है जी। अब ये देखिए मैंने कहा दिल्ली के अंदर जो आपके स्टूडेंट्स की प्रेजेंस है वो 80% है, दैट 18% है। तो जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं यहां पर आपका एक रेक्टेंगल बनाता हूं। तो देखिए 18 शायद मेरे ख्याल से यहां तक होगा। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, आपके एक रेक्टेंगल ये बनाया, देखिए। ठीक है ना। और ये ऊपर एक लाइन की, और आप ये ध्यान रखिएगा मैं तो जरा इसको मार्कर से और फ्री हैंड कर्व तरीके से कर रहा हूँ तो थोड़ा जिगजैग सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, मगर आपको स्केल की सहायता से एकदम स्ट्रेट बनाना है, क्योंकि आपने कहा है कि डायग्राम्स वो हैं जो दूसरों की आंखों को, दूसरों के नज़रिए को, दूसरे को देखने में पसंद आए, और इसलिए वो साफ सुथरे और एकदम स्ट्रेट लाइन्स के थ्रू रेक्टेंगल्स बनाने हैं। ठीक है ना। दूसरा है आपका महाराष्ट्र, वो दिया 30। तो मैं आपका इस तरीके से ले जाता हूँ यहाँ तक, इस तरीके से होगा। ठीक है।
फिर आपका दिया है यूपी 60 है, तो आप ये देख रहे होंगे मेरा थोड़ा जिगजैग हो रहा है, ठीक है ना। फिर आपका दिया गया राजस्थान 45 है, तो दैट मीन्स आपके यहाँ की समथिंग होगा। ठीक है ना। उसके बाद आपका गोवा है 30, उसके बाद आपका हरियाणा है 60, ठीक है ना। अब आप ये देखेंगे इसकी लाइंस जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी वो हो रही हैं, क्योंकि मैंने स्केल की सहायता से नहीं बनाया है, ठीक है ना। मगर आपको एकदम स्केल की सहायता से स्ट्रेट खींचना है, ठीक है जी। अब ये आपकी दूरी थी 18, महाराष्ट्र था आपका 30, यूपी था आपका 60, राजस्थान था आपका 45, गोवा था आपका 30, हरियाणा था आपका 60। This one is a numerical data that is going to be represented by the help of picture, by the help of diagram, by the help of bar diagram. आपको सिर्फ ये CCU न्यूमेरिकल डाटा को जो आपकी टेबल्स में दिया गया था आपने उसको पिक्चर की सहायता से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर कोई भी अनुमान लगा सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट है जहाँ पर बच्चों की प्रेजेंस आपका पोस्ट कोविड मौजूद है, तो आप कह सकते हैं यूपी और आपका हरियाणा है। ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर पोस्ट कोविड बच्चों की प्रेजेंस उस स्टेट में सबसे कम रही है, तो आप ये देख के तुरंत कह सकते हैं कि वो दिल्ली है जिसके अंदर बच्चों की प्रेजेंस सबसे कम रही है, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ थी जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में समझ में नहीं आती, तो आप इसको बार डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं। अब जैसे ही मैंने बनाया आपके यहाँ पर रेक्टेंगल्स को, उनका बेस लिया मैंने हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल पे भी बन सकता है। ऐसे ही हम यहाँ पर आपके दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, गोवा और हरियाणा लेंगे और यहाँ पर उनके लिए आपके बार डायग्राम्स के वॉल्यूम्स को ले लेंगे, मतलब यहाँ पर उनका शो कर देंगे वो कितनी रेंज पर था। तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बन जाता है क्योंकि इसमें कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ एक ही डेटा की आपकी कंपैरेटिव स्टडी होती है। यहाँ पर एक का प्रभाव दूसरे पर नहीं बताया जाता कि यूपी को देखकर आपके महाराष्ट्र के अंदर क्या प्रभाव पड़ा या राजस्थान को देखकर गोवा पे क्या प्रभाव पड़ा, इसमें किसी कंपैरेटिव स्टडी नहीं है सब। एक का इसमें एक का इफेक्ट दूसरे पर नहीं है। हाँ, अंतर देख सकते हैं कहाँ पर दूसरी प्रेजेंस मौजूद थी। तो दिस वन इज अ वाइड डायग्राम। अब इसको और अट्रैक्टिव बनाना है और प्रभावशाली बनाना है, तो आपने इसके अंदर क्या किया, शेडिंग कर दी, कलर कर दिया, ठीक है ना। ये आप इसमें कलरिंग कर दीजिए। ये सिर्फ उसलिए है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मच बेटर यू वांट टू मेक दिस पर्टिकुलर डायग्राम इन फ्रंट ऑफ अदर्स। मैंने टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींची है, इनको शेडिंग भी की है, तो आप ये देख रहे हैं कुछ बाहर निकल गई है। भैया ऐसा मत करना कि जब भी आप बना रहे हो पेपर के अंदर तो आप भी ऐसे ही कर दो। आपको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से रेक्टेंगल्स के अंदर ही लाइन्स को रखना है। शेडिंग करते हो तो कलरिंग भी कर रहे हो तो इस तरीके से रखना को प्रभावशाली दिखाई दे। मैंने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बना के रख दिया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वाइड डायग्राम। सो अगेन please like, subscribe and share this video also if it is too much good for you all. Okay, thank you.